सूर्य सिद्धांत के 113वें भाग में तथा छेद्य का अधिकार के परिलेखन क्रम में उपस्थित हैं और परिलेख विधि में वलनाश्रित वृत्त, समासाक्ष्य वृत्त, ग्राह्य वृत्त इनका निर्माण करने के पश्चात वलन दान तथा विक्षेप दान ये दोनों हम देख चुके हैं। अब तीनों वृत्तों को बनाने के बाद समतल भूमि पर और दिशाओं का साधन करने के पश्चात और वहाँ पर वलन विक्षेप को अंकित करने के पश्चात स्पर्श के तथा मोक्ष की दिशा जानने की आवश्यकता है। यह क्रम में आज की कड़ी में स्पर्श और मोक्ष दोनों का स्थान निर्धारित करने का है। परिलेखन विधि में देखते हैं इस 113वें भाग में स्पर्श मोक्षयोः स्थानम। विक्षेपाग्रात् पुनः सूत्रं मध्यबिन्दुं प्रवेशयेत् तद्ग्राह्य बिंदु संस्पर्शात् ग्रासमोक्षौ विनिर्दिशेत्। छेद्य का अधिकार का यह 7वां श्लोक है। इसी एक श्लोक को विस्तार पूर्वक देखने का प्रयास इस भाग में करते हैं। विक्षेपाग्रात पुनः फिर से विक्षेपाग्रात, विक्षेप का जो अग्र है, अग्रभाग, वहां से सूत्रम मध्य बिंदुम प्रवेशयेत, सूत्र को मध्य बिंदु तक ले जाना है। अर्थात विक्षेपाग्र बिंदु से मध्य बिंदु तक एक रेखा बनानी है। तद्ग्राह्य बिंदु संस्पर्शात, तत् ग्राह्य बिंदु संस्पर्शात, तत् सूत्रम, वह सूत्र और ग्राह्य वृत्त का जिस बिंदु में उसका संस्पर्श हुआ है वहां उस स्थान से ग्रासमोक्षौ विनिर्दिशेत। यहाँ पर तद्ग्राह्य बिंदु संस्पर्शात ये जो शब्द आचार्य दिया हुआ है यही सब कुछ है, तो उसको एक बार ध्यान से देखने का प्रयास करते हैं। तस्य सूत्रस्य, यानी हमने जो सूत्र बनाए हैं उस सूत्र का ग्राह्य वृत्ते, यहाँ वृत्त ही नहीं, ग्राह्य वृत्ते यस्मिन् बिंदौ संस्पर्शो भवति, उस सूत्र का ग्राह्य वृत्त में जहाँ पर जिस बिंदु में स्पर्श होता है तस्मात्, उस बिंदु से, तद्ग्राह्य बिंदु संस्पर्शात। तो यहाँ पर 3 वृत्त और तत्पश्चात दिशाओं का निर्देश एवं प्राच्यपरा दक्षिणोत्तर रेखाओं का निर्माण और उनके बाद वलन दान अर्थात वलन को अंकित करना और वलन को अंकित करने के बाद वलन एवं समासाक्ष्य वृत्त का जहां मिलन हो रहा है वहां से विक्षेप को अंकित करना। प्रक्रिया में हम यहाँ तक पहुंचे हैं। दोनों दिशाओं में अर्थात प्राग मंडल और पश्चिम मंडल दोनों में हम विक्षेप का अंकन कर चुके हैं। अब उस विक्षेपाग्र से, ये हैं विक्षेपाग्र बिंदु प्राग दिशा में, और यदि उत्तर में होगा विक्षेप तो ये हो गया हमारा विक्षेपाग्र, ये वाला। और इसी प्रकार से पश्चिम भाग में यदि वो दक्षिण दिशा का विक्षेप है तो विक्षेपाग्र यह हुआ, और उत्तर दिशा का विक्षेपाग्र हुआ है तो यह विक्षेपाग्र यह हुआ। तो इन विक्षेपाग्र बिंदुओं से
ये चारों स्थानों में से कहीं भी हो सकता है। तो स्थिति के अनुसार, जिस समय का हम परिलेखन कर रहे हैं उसके अनुसार उन विक्षेपाग्र बिंदुओं से मध्य बिंदु तक, जिस बिंदु को आधार मानकर हम समतल भूमि में परिलेखन विधि प्रारंभ किए हैं, जिनको केंद्र बनाकर हम वलनाश्रित समासाक्ष एवं ग्राह्य वृत्तों का निर्माण किए हैं, उस बिंदु तक, उस विक्षेपाग्र से उस बिंदु तक हमें रेखा खींचनी है। तो सभी संभावित रेखाएं यहाँ हम खींच चुके हैं और इन रेखाओं का जहाँ पर स्पर्श इस ग्राह्य वृत्त में हो रहा है, ये एक, और इसी प्रकार से ये एक संस्पर्श स्थान है, और इसी प्रकार से पश्चिम भाग में ये एक संस्पर्श बिंदु और यह एक संस्पर्श बिंदु। तो इन बिंदुओं से आचार्य क्या कहना चाह रहे हैं, इन बिंदुओं से यहाँ पर स्पर्श और मोक्ष का दिशा का ज्ञान करना चाहिए। उदाहरण के लिए हमारा जो अभीष्ट समय का विक्षेप के अग्र से जो रेखा खींचे हैं उसका यह संस्पर्श बिंदु है, तो यह होगा स्पर्श बिंदु, अर्थात ग्राह्य वृत्त का स्पर्श इस बिंदु पे होगा। ग्राह्य बिंब का में ग्रहण जो लगेगा वो इस बिंदु से लगेगा। और यदि वही सूर्य ग्रहण है, क्योंकि वहां विपरीत होगा चंद्रमा से, यदि यह सूर्य ग्रहण है तब कह सकते हैं कि यहाँ पर यह मोक्ष बिंदु है, या और यदि हम पिछले भागों में यदि ध्यान से देखेंगे जहाँ पर चंद्रमा के लिए स्पर्श दिशा और मोक्ष दिशा बताया है, और इसी प्रकार सूर्य के लिए जो स्पर्श दिशा और मोक्ष दिशा बताया है, तो उस आधार पे यहाँ पर विपरीत क्रम से हमें जानना है। यहाँ ध्यातव्य विषय और भी हैं। हम जो उदाहरण पहले लिए थे वहाँ पर सुविधा के अनुसार चंद्रबिंब को ही, जो यहाँ एक पर ग्राहक बनता है और एक स्थान में वह ग्राह्य बनता है, तो दोनों ग्रहणों में, तो उस आधार पर हम उसको चलते हुए दिखाए थे। उसी आधार पर यहाँ पर इन बिंदुओं को समझना है। ये एक ग्रहण के लिए ये स्पर्श बिंदु होते हैं, तो एक ग्रहण के लिए ये मोक्ष बिंदु होते हैं। तो परिलेख क्रम में यह चौथा सोपान है। वृत्तों का निर्माण, दिशा साधन, वलन एवं विक्षेपदान, इन तीनों के बाद यह चौथा सोपान है परिलेखन क्रम में, जो स्पर्श और मोक्ष का स्थान निर्धारण। फिर मिलते हैं अगले भाग में।